डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, इंडिया वालों को डॉलर क्यों चाहिए, हम डॉलर क्यों मांगते हैं, ठीक है, मांग रहे हैं, ठीक है, हम नहीं मांग रहे। आज यूएसए वाले खुद डॉलर हमें दे रहे हैं। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। डॉलर का प्रोड्यूसर कौन? यूएसए। तो वही तो सप्लाई करेगा, हम नहीं दे रहे डॉलर, वो खुद हमें डॉलर देके जा रहे हैं, है ना। तो वो हमें डॉलर कब दे। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग बेटा? तो वेलकम बैक टू अनदर सेशन जहां पे हम बेटा कैप्सूल सीरीज लेके आए आपके लिए। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बेटा दवाई का टाइम हो गया है और ये दवाई आपको रेगुलरली लेनी है, ठीक है। आपको पता है 6 बजे ये वीडियो आनी है रेगुलरली, जहां पे मैं आपके सारे के सारे चैप्टर्स 15 टू 20 मिनट्स के अंदर कवर कराने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, एक रिविजनरी सीरीज है, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या गवर्नमेंट बजट अपना कंप्लीट कर लिया था, आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट करने जा रहे हैं और बैक टू बैक पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का पार्ट भी, अमन सर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का पार्ट है, हम पूरा का पूरा कॉमर्स बेटा स्ट्रीम आपका हैंडल करें, ठीक है। तो आइए जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो आज देखो हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें बेटा, तो जैसे कि आपको पता है जो चैप्टर है पूरा का पूरा ये यूनिट है, मैं इसको 2 पार्ट में लेके आऊंगा, है ना। एक आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, है ना, और उसके साथ दूसरा क्या होगा बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, ठीक है। दोनों बात आपको ध्यान रखें, दोनों की दोनों हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो वीडियो में डिले ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले बेटा मीनिंग की बात आती है। मीनिंग क्या है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर हम बात करें, इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करने को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, दैट इज 80 रुपीज पर डॉलर। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करा है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि बेटा $1 अगर देखें तो कितने का आ रहा है बताओ? 80 रुपीज। तो इंडिया वालों को 80 रुपीज देने पड़ेंगे तब $1 आएगा। ये क्या है? ये एक एक्सचेंज रेट है ना। तो एक्सचेंज रेट, अच्छा एट प्रेजेंट अगर देखें, हो सकता है हमारी करेंसी डेप्रिशिएटेड चल रही है, तो एट प्रेजेंट एक्सचेंज रेट अराउंड कितना चल रहा होगा? अराउंड चल रहा होगा 86 या 87 पर डॉलर। आप जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है, जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी। करेक्ट है बात? ठीक। तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। अब आगे क्या करना है? अब बेटा हमें टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ने, ठीक है। तो वैसे तो काफी सारे एक्सचेंज रेट होते हैं, बट हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग, है ना। तो देखो अगर बात करें सबसे पहले कौन सा होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम? पहली बात, इंडिया ने फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम फॉलो करा 1950 से लेकर 1990 तक जनरली, ठीक है। उसके बाद से हम फ्लेक्सिबल पे शिफ्ट हो गए। एट प्रेजेंट वी आर फॉलोइंग द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैं सारी बातें बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। तो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है? जहां पे एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है। तो एक्सचेंज रेट इज फिक्स थ्रू आउट द ईयर। इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई बोथ, ठीक है। तो पूरे के पूरे साल एक्सचेंज रेट फिक्स, उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट एंड मैनेज्ड बाय आरबीआई, ठीक है। अच्छा, ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट दिस प्रीडिटरमाइंड रेट। पूरे साल जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इसी रेट पे होती रहती हैं। अब ये है क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? एक्सपोर्ट्स के ट्रांजैक्शन एंड इंपोर्ट्स के ट्रांजैक्शन। तो पूरे साल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की ट्रांजैक्शन इसी एक्सचेंज रेट सिस्टम पे रहती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो 80 रुपीज पर डॉलर आपका एक्सचेंज रेट है और पूरे साल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन इसी रेट पे होती रहे, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इस सिस्टम को बोलेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसके कुछ फायदे भी थे और इसके कुछ नुकसान भी थे, ठीक है। कुछ प्रोज भी थे और कुछ कॉन्स भी थे। अब अगर हम बात करें बेटा इसके फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, आओ सबसे पहले जरा फायदों की बात करते हैं। फायदे की बात, इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का मतलब देखो बेटा, एक्सचेंज रेट पूरे साल फिक्स रहेगा। अगर 80 रुपीज पर डॉलर है तो पूरे साल 80 रुपीज पर डॉलर रहने वाला है। तो जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उनमें स्टेबिलिटी रहेगी। एकदम से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी नहीं। एक्सपोर्ट एकदम से नहीं बढ़ेगा, ना ही एकदम से कम होगा। इंपोर्ट एकदम से नहीं बढ़ेगा, ना ही एकदम से कम होगा। सर क्यों? क्योंकि ना करेंसी में एप्रिसिएशन हो रहा है ना डेप्रिसिएशन हो रहा है ना। करेंसी का रेट पूरे साल क्या है? फिक्स। तो इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी बिकॉज एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कैन ऑपरेट फ्रीली विदाउट हैविंग द नोशन ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन पेमेंट्स, ठीक है। दूसरी बात सर, दूसरा ये क्या करता है बेटा? स्पेकुलेशन को रोकता है, कर्व करता है। सर स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेकुलेशन का हिंदी में मतलब होता है सट्टा लगाना, ठीक है। तो करेंसीज के ऊपर भी लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो इसको कर्व करता है। अब जो सट्टा होता है, जो स्पेकुलेशन होता है, वो हमेशा राइज होता है इन द एनवायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां पे एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है। जब आपको पता नहीं है फ्यूचर में एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है, तभी तो आप सट्टा लगाओगे। अगर पूरे साल एक्सचेंज रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। तो ये स्पेकुलेशन को रोकता है। इसका फायदा है, पहला इंश्योर्स स्टेबिलिटी, दूसरा कर्व्स स्पेकुलेशन, तीसरा क्या है? ठीक है, इनेबल करता है कैपिटल मूवमेंट को, ठीक है। जो बाहर के इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनका कॉन्फिडेंस हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में बढ़ता है,
क्योंकि जिस रेट पे वो इंडिया के अंदर अपनी फॉरेन करेंसी लेके आएंगे उसी रेट पे इंडिया से फॉरेन करेंसी वापस लेके जा भी सकते हैं। तो इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद बेटा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखो इन्फ्लेशन कैसे आती है? जब इंपोर्ट्स करने के प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर इंडिया क्रूड ऑयल, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो पहले एक्सचेंज रेट था 80 रुपीज पर डॉलर, तो हम क्या कर रहे थे, हमें $1 का अगर क्रूड ऑयल चाहिए तो हम बेटा 80 रुपीज दे रहे थे, है ना। मान लो एक्सचेंज रेट बढ़ के पता है कितना हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ के 90 रुपीज पर डॉलर हो गया। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है आज $1 के क्रूड ऑयल के लिए इंडिया को कितना देना पड़ेगा? 90 रुपीज देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो हमारे लिए इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, और अगर इंपोर्ट करना महंगा हो गया तो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, हमारे मार्केट के अंदर बेटा चीजें महंगी हो जाएंगी, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस पेट्रोल डीजल सबके प्राइस को बढ़ा देगा, है ना। तो बेटा फिक्स एक्सचेंज सिस्टम इसी को कंट्रोल करता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या रहता है? एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। पूरे साल एक्सचेंज रेट क्या रहने वाला है? 80 रुपीज पर डॉलर। ठीक है, हाँ सर। कोई देश बताओ जहां पे फिक्स एक्सचेंज सिस्टम फॉलो होता है? कुवैत के अंदर अभी भी फिक्स एक्सचेंज सिस्टम फॉलो होता है। और जो KWD है, कुवैती दिनार जो करेंसी है, ठीक है, सबसे कॉस्टली करेंसी है। ठीक है, चेक कर लो जाके, है ना। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब है फिक्स एक्सचेंज सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक, तो पहला क्या? इंश्योर्स स्टेबिलिटी, कर्ब्स स्पेकुलेशन, इनेबल्स कैपिटल मूवमेंट एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं। बट सर फिर हमने छोड़ा क्यों? बेटा क्योंकि इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेजेस तो बहुत तगड़ी हैं इनकी। बेटा डिसएडवांटेज है कि आजकल सारी इकोनॉमीज जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं। ठीक है, हम चाहते हैं हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, बट ये ऐसा सिस्टम था जो एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता था। और एक्सपोर्ट को डिस्करेज कैसे करता है? बेटा एक्सपोर्ट डिस्करेज ऐसे होता है क्योंकि आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट ही नहीं करते, और आप अपनी करेंसी को अगर डेप्रिशिएट नहीं कर पा रहे तो कहने का मतलब है कि आपके यहाँ जो सामान है वो सस्ता नहीं होता, और सस्ता नहीं होता तो वो खरीदते नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 80 रुपीज पर डॉलर है, 80 रुपीज पर डॉलर, यानी वो $1 देके इंडिया से 80 रुपए का सामान खरीद रहे हैं। यही तो मतलब है इसका, है ना। तो वो ज्यादा कब खरीदेंगे? जब आप उनको सस्ता दोगे। सस्ता कब मिलेगा? जब एक्सचेंज रेट 90 रुपीज पर डॉलर हो जाएगा। 90 रुपीज पर डॉलर, तभी तो सस्ता मिलेगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब फिर वो $1 देंगे और इंडिया से 90 रुपए का सामान खरीदेंगे, है ना। तो वो ज्यादा खरीदेंगे, 10 रुपए का सामान उनको और एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो ये एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता है। और सर अगर एक्सपोर्ट को डिस्करेज कराना है इसने, बड़ी दिक्कत में फंस जाएगी इकोनॉमी, तो उससे हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन भी करेक्ट नहीं हो पाएगी। सर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन क्या होती है? बेटा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन देखो यहां लिखिए, एडवर्स बीओपी। एडवर्स बीओपी का मतलब होता है देश के एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट क्या है? ज्यादा। एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो इसको कभी ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको ठीक करने का एकमात्र साधन क्या है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, और ये क्या करता है? एक्सपोर्ट्स को क्या करता है? डिस्करेज करता है। ठीक है, एक और सुन लो, ठीक है, इसके अंदर ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी चाहिए होता है। आरबीआई जब भी हम फिक्स एक्सचेंज सिस्टम फॉलो करते हैं, आरबीआई अपने पास ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी मेंटेन करता है इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। ये बेटा इसके कुछ क्या है? डिसएडवांटेजेस है। ठीक, याद कर लेना। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस भारी पड़ जाती हैं इसकी किसके ऊपर? एडवांटेजेस के ऊपर। इंसान की एक गलती उसकी सारी अच्छाइयों को दूर कर देती है। सेम बेटा फिक्स एक्सचेंज सिस्टम, उसकी एक बुराई कि वो एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता, उसकी सारी अच्छाइयां उसने ओवरशैडो कर दी। समझ में आ गई बात? तो हम किस पे शिफ्ट हो गए? फिक्स से फ्लेक्सिबल पे। अब हम इसी बात को किससे समझेंगे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम से। अब बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम क्या है? देखो नाम से क्लियर है, फ्लेक्सिबल, जो चीज चेंज होती रहती है। ठीक है, देखो वीडियो के अंदर सीधी बात, नो बकवास, सीधी बातें करूंगा, नो बकवास, और ढंग से वीडियो देख लो, पूरे के पूरे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे आपको, है ना। क्विक रिविजनरी वीडियो परफेक्ट तरीके से। अब इधर आओ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम की बात करें, वो सिस्टम जहां पे एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है। सर चेंज क्यों होता रहता है? क्योंकि बेटा इसको सरकार कंट्रोल नहीं करती, इसको आरबीआई मैनेज नहीं करती। इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एक तरीके से सोच लो कि अभी तक हमने अपनी करेंसी को पाल पोस के बड़ा करा, बेटा मार्केट में छोड़ दिया, जाओ अपनी वैल्यू खुद फाइंड करो। और वैल्यू कैसे पता चलती है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सर जो डिमांड और सप्लाई है वो तो सर चेंज होता रहता है। हाँ ठीक है, देखो एक बार इधर देखो, एक डायग्राम देख लेना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहां पे हम लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट किसकी टर्म्स में? रुपीस पर डॉलर की टर्म्स में। और यहां पे हम क्या लेंगे बेटा? फॉरेन एक्सचेंज किसकी टर्म्स में? इन मिलियन डॉलर की टर्म्स में। एक ही डायग्राम देख लो, एक से सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, हाँ, इन मिलियन डॉलर्स। अब क्या चक्कर है, आपको पता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, है ना। जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल आए वहां पे बेटा एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है? डिटरमाइन हो जाता है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं 80 और यहां पे लिखूं 10,
तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 80 रुपीज पर डॉलर, 80 रुपीज पर डॉलर। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने यहां पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट लिया है वो किस में लिया है? रुपीज पर डॉलर, तो 80 रुपीज पर डॉलर। और सर ये 10 क्या है? इस रेट पे बेटा 10 मिलियन डॉलर जो हैं वो डिमांड और सप्लाई करे जा रहे हैं दो देशों के बीच में। 10 मिलियन डॉलर्स आर बीइंग डिमांडेड एंड सप्लाइड। तो सर ये तो चेंज भी होता रहेगा। हाँ, मैं वही तो समझा रहा हूं आपको। एक्सचेंज अगर डिमांड और सप्लाई चेंज होगी, मान लो डिमांड इंक्रीज हो गई है ना, तो देखो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। ये देखो 90 हो गया। तो बेटा इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, तभी इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम बोला जाता है। तो व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम? द सिस्टम विच इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर? कितना सिंपल है। दूसरी बात, ठीक है सर, इसके अंदर भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आती है। आंसर इज यस। ठीक है, अब आंसर ढंग से सुनना मेरी बात को। ठीक है, जो फिक्स्ड की एडवांटेजेस थी वो इसकी डिसएडवांटेजेस बन जाएंगी। कितना सिंपल है, ढंग से सुनना बात को। जो उसकी एडवांटेजेस थी वो उसकी डिसएडवांटेजेस बन जाएंगी, जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी वो उसकी एडवांटेजेस बन जाएंगी। देखो मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, इधर आओ, इसके एडवांटेजेस पे आओ फिक्स्ड की। ठीक है, देखो पहला क्या था? इंश्योर्स स्टेबिलिटी। वहां लिखना इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ये स्पेकुलेशन को कर्ब करता है, तो वो एनकरेज करता है स्पेकुलेशन को। ठीक है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है तो लोग ज्यादा स्पेकुलेट करते हैं, सट्टा लगाते हैं। और सर यहां पे इट इनेबल्स कैपिटल मूवमेंट, इट रेस्ट्रिक्ट्स कैपिटल मूवमेंट। वो कैपिटल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हमारे देश पे कम हो जाता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है ना। हाँ, और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है बेटा, वो इन्फ्लेशन को एनकरेज करता है और बढ़ावा देता है। कैसे? क्योंकि इंपोर्ट करने के प्राइस बढ़ जाते हैं अगर एक्सचेंज रेट चेंज हुआ तो, है ना। तो इसकी एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस। ठीक है भाई। हाँ, और सर अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, सिंपल, इसकी डिसएडवांटेजेस उसकी एडवांटेजेस। कैसे सर? सर ये अनेबल टू इंप्रूव एडवर्स बीओपी था, ये बीओपी को इंप्रूव नहीं कर पाता था, वो करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि ये एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता है, वो एक्सपोर्ट को एनकरेज करता है। उसका यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि वो एक्सपोर्ट को एनकरेज करता है। सर कब करता है? जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। सर एक बार डेप्रिसिएशन बता दो। देखो भाई इधर आओ, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, अभी आगे टॉपिक आएगा वहां बताता, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा ना अगर, है ना, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। हमारी करेंसी क्या कर जाएगी बेटा? डेप्रिशिएट कर जाएगी। अब इस बात का मतलब क्या है? ढंग से सुनना बात को। देखो फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया 80 रुपीज पर डॉलर से कितना हो गया बेटा? 90 रुपीज पर डॉलर। अगर ये हुआ है ना, तो क्लियरली दिख रहा है इंडियन करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। कैसे? पहले कहा $1 में हम उनको 80 रुपए का सामान दे रहे थे, है ना। आज उसी सेम $1 के अंदर हम उसको 90 रुपए का सामान दे रहे हैं बेटा यूएस वालों को, है ना। तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो कम हो गई। वाइस वर्सा देख लो, 80 रुपीज में हम $1 खरीद रहे थे, आज उसी $1 के लिए हमें 90 रुपए देने पड़ रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो हमारी करेंसी तो डेप्रिशिएट हुई है ना। हाँ, तो ये कहां पॉसिबल है बेटा? ये पॉसिबल है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर। याद रखोगे? बोलो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर डिमांड और सप्लाई बेटा चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए हमारी करेंसी डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट भी होती है। ठीक है, सिर्फ डेप्रिशिएट ही नहीं, एप्रिशिएट भी होती रहती है। क्लियर है भाई? हाँ, तो ये था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब इसी टॉपिक को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। सर कैसे? बेटा देखो यहां पे मैं लेके आया हूं आपके सामने डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी मैंने बताया आपको। अब तो सबको मुझे लगता है डायग्राम याद हो गया होगा। ये डायग्राम तो याद करना ही पड़ेगा। यहां क्या लोगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट किसकी टर्म्स में लोगे बेटा? रुपीज पर डॉलर की टर्म्स में। ऐसे लिखो रुपीज पर डॉलर, है ना। और इधर क्या लोगे? इधर ले लो बेटा फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, किसकी टर्म्स में लोगे बताओ ना? मिलियन डॉलर्स इन मिलियन डॉलर्स, ऐसे ले लो डॉलर की टर्म्स में, है ना। कुछ भी ले सकते हो, मैंने इन मिलियन डॉलर्स ले लिया। ठीक, डिमांड कर्व कैसा बनता है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डी इज अवर डिमांड कर्व, ठीक है, और एस इज अवर सप्लाई कर्व। ये लो, कोई प्रॉब्लम की बात? जहां पे ये कट कर रहे हैं यही बेटा आपका एक्सचेंज रेट है। ठीक है, तो वही 80 रुपीज और ये है 10। याद रहेगा, यहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल। सर इस पॉइंट को कुछ बोलते भी हैं, इसको पैरिटी वैल्यू बोल लो। पैरिटी वैल्यू एक ही बात है। पैरिटी का मतलब ही होता है बैलेंस। बोलो, तो एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, कोई पूछे इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब 80 रुपीज का मतलब एक्सचेंज रेट, यानी क्या 80 रुपीज पर डॉलर। और इस 10 का मतलब क्या है कि इस रेट पे दो देशों के बीच में
$10 million आर बीइंग डिमांडेड एंड सप्लाइड। और बताओ भाई, और क्या पूछना है? ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? बेटा पहली बात वो पूछ रहा है व्हाई देयर इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, इंडिया वालों को डॉलर क्यों चाहिए, हम डॉलर क्यों मांगते हैं? ठीक है, पहला, ठीक है, हमें क्या करना होता है? टू इंपोर्ट। पहला है इंपोर्ट करने के लिए। क्या इंपोर्ट करने के लिए? बेटा गुड्स और सर्विसेज दोनों, गुड्स एंड सर्विसेज। लिख देता हूं मैं, इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर दूसरा बेटा टू इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो भी आपके पास डॉलर होना चाहिए, वो रुपीज एक्सेप्ट नहीं करते हमसे। सर तीसरा बेटा स्पेक्यूलेट करने के लिए, टू स्पेक्यूलेट। ठीक है, ढंग से सुन लो, टू स्पेक्यूलेट। और सर उसके बाद बेटा अगर आपको गिफ्ट ग्रांट्स डोनेशन सेंड करनी है, टू सेंड गिफ्ट्स। ठीक है, ग्रांट्स डोनेशंस एटसेट्रा, है ना। और बेटा लास्ट है टू रीपे बोरोइंग। जो आपने उधार लिए थे डॉलर में, आज रीपे भी तो डॉलर में करोगे। टू रीपे बोरोइंग्स। और बताओ, और बोलो, क्लियर है? तो ये 5 बातें याद कर लो। टू इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कैपिटल मार्केट, टू स्पेक्यूलेट इन फॉरेन कैपिटल मार्केट, टू सेंड गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशन, रेमिटेंसेज टू अब्रॉड, और लास्ट क्या है हमारा? टू रीपे बोरोइंग्स विद इंटरेस्ट। ठीक है, इसलिए हमें क्या चाहिए? इसलिए हमें बेटा डिमांड ऑफ डॉलर चाहिए। ठीक है, यानी डॉलर चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है सर, दूसरी बात बेटा ध्यान रखना, अब मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, वही याद कर लेना। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में पता कौन सी रिलेशनशिप होती है? नेगेटिव। ये बात याद रखना, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम, और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। अब ये क्यों होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उससे समझा देता हूं जल्दी से, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं बेटा, यहाँ पे हम लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें, मान लो पहले था 80 रुपीज पर डॉलर, ठीक है, और आज हो गया बेटा 90 रुपीज पर डॉलर, ये लो। ठीक है, उसकी वजह से मैं बोल रहा हूं डिमांड कम हो जाएगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। मान लो पहले थी $20 मिलियन, ठीक है, आज कितनी हो गई है बेटा? $10 मिलियन। ये बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। सर अब ऐसा क्यों होगा? कितना सिंपल है, मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको बात, यहीं पे समझा देता हूं। पहले वो क्या कर रहे थे? पहले हम क्या कर रहे थे? हम 80 रुपीज में $1 खरीदते थे। 80 रुपीज में $1 खरीदते थे, है ना, सस्ता था। ठीक है, हमने $20 मिलियन की डिमांड कर ली, लाओ $20 मिलियन दो। बट फिर क्या हुआ बेटा? फिर $1 90 रुपए का हो गया, 90 रुपीज का हो गया। और जब भी $1 90 रुपीज का हो गया, दैट मीन्स वो 10 रुपए महंगा हो गया। और कोई भी चीज जो महंगी हो जाती है हम उसको कम खरीदते हैं ना। तो जब वो महंगी हुई तो हमने उसकी डिमांड हाफ कर दी। कितनी कर दी? पहले $20 मिलियन खरीदे थे, आज कितना? $10 मिलियन। क्लियरली दिख रहा है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब इसी बात का अगर मैं डायग्राम बनाने लगूं ना, जो कि मैं काम करता हूं, यहीं बना देता हूं। लो, यहीं बना देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये लो, ठीक है, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक, यहां पे हम क्या लेते हैं, आप लोगों को पता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और नीचे मैं ले रहा हूं DFE, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोई प्रॉब्लम की बात? ठीक, चलो 80, जब 80 था, यहां पे लिख देता हूं 80, ठीक है। तब मुझे बताओ डिमांड कितनी थी? डिमांड थी 20। फिर कितना हो गया? फिर बेटा 90 हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई बेटा? 10 हो गई, है ना। तो ऐसे करो, पहले यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है, फिर यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लो, ये लो, यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लो। तो ये है A और ये है B, दोनों को ज्वाइन कर दो, है ना। लो, दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं। डिमांड कर कैसा निकल के आ रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। क्लियर है? बताओ, पूरा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैंने एक पेज पे करा दिया। सर ऐसे ही सप्लाई भी आता है? हाँ। अब देखो सप्लाई सुन लो, सप्लाई का मतलब ये नहीं है इंडिया वाले डॉलर मांग रहे हैं, ठीक है, हम नहीं मांग रहे। आज यूएसए वाले खुद डॉलर हमें दे रहे हैं। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। डॉलर का प्रोड्यूसर कौन है? यूएसए, तो वही तो सप्लाई करेगा। हम नहीं दे रहे डॉलर, वो खुद हमें डॉलर देके जा रहे हैं, है ना। तो वो हमें डॉलर कब देंगे? जब उनको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी होगी हमसे, है ना, यानी जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम एक्सपोर्ट्स, जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, ठीक है, जब उनको हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर क्या करना होगा? इन्वेस्ट, ठीक है सर। जब उन लोगों को हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर बेटा क्या करना होगा? स्पेक्यूलेट, सट्टा लगाना होगा। सर जब उनको हमें लोन देना होगा, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस देने होंगे, हाँ। और सर बेटा वो लोग भी तो गिफ्ट्स और ग्रांट्स भेजेंगे हमें, हाँ, तो वो लोग गिफ्ट्स और ग्रांट्स भेजेंगे। वही 5 रीजन यहां पे भी आने हैं।
ठीक है, हाँ सर। एक छोटी सी बात बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कौन सी रिलेशनशिप होती है? पॉजिटिव। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बातें ध्यान रखना, बहुत एक्यूरेट बातें हैं, ठीक। अब इसके अंदर भी एक एग्जांपल लेना है, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट और यहां पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेम एग्जांपल ले रहा हूं कि 80 रुपीज पर डॉलर से कितना हो गया बताओ? 90 रुपीज पर डॉलर, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे इधर देखो, ठीक। तो पहले डॉलर 10 मिलियन थे, आज डॉलर्स की सप्लाई बढ़ गई है, 20 मिलियन डॉलर्स हो गई है। अब इस बात का मतलब क्या है? देखो, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? जब भी सप्लाई की बात होगी हम यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अब यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, पहले वो $1 देके इंडिया से 80 रुपए का सामान खरीद रहे थे, $1 देके इंडिया से 80 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, है ना। तो ठीक, यानी कितने डॉलर्स हमें देके जा रहे हैं? वो 10 मिलियन डॉलर्स। बट आज उनके लिए तो फायदा दिख रहा है क्या, कि वो $1 में इंडिया से 90 रुपीज का सामान खरीद पा रहे हैं, तो वो ज्यादा खरीदेंगे ना, उनके लिए तो खरीदना सस्ता हो गया। तो वो हमें कितने डॉलर देके जाएंगे? डबल, 20 मिलियन डॉलर्स। समझे बात को? तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, अब इसका डायग्राम बनाने पे आ जाते हैं। तो इसका डायग्राम भी ऐसे, यहां पे क्या लो? फॉरेन एक्सचेंज रेट और यहां पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इधर आना, पहले कितना था? 80, लो यहां पे लिख देता हूं 80, उसमें सप्लाई कितनी थी? ये रही 10। तो एक पॉइंट हमें यहां मिल रहा है, क्लियरली यहां मिल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट। उसके बाद कितना? 90, हाँ, और फिर कितना हो गया? 20। ये लो, एक पॉइंट हमें यहां मिल जाएगा, ठीक है, यहां मिल जाएगा ये 20 मिलियन डॉलर। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दोनों को कनेक्ट करो, ये हमारा क्या हो गया? एसएसए सप्लाई कर्व। यानी कहने का मतलब ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों को अगर मिला दोगे आप, अगर आप दोनों को मिला दोगे तो दोनों इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। और बताओ, और बोलो, कितना सिंपल है ना। तो बेटा ये था हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और ऐसे ही बेटा एक टॉपिक आता है, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। बिल्कुल क्विक रिविजनरी वीडियोस हैं, बढ़िया तरीके से इनको देख लो आप, बैक टू बैक देखो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। क्विक रिविजन, ठीक। सर डेप्रिसिएशन क्या है? मैंने आपको बताया, अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो जाती है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से, तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है हमारा। और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो हम बोलेंगे हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है। क्या कर जाती है? डेप्रिशिएट, ठीक है। इसको ढंग से लिख दे, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट कर जाती है। क्या कर जाती है? डेप्रिशिएट। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। तो व्हेन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम्स ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस। व्हेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस देन डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स। सर क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, इस बात का मतलब समझने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? इधर आओ जल्दी से, ये लो डायग्राम के थ्रू समझ लो। ये क्या है? डिमांड, डी इज अवर डिमांड कर्व, एसएस इज अवर सप्लाई कर्व। देखो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे 80 रुपीज पर डॉलर है, डिमांड बढ़ गई। देखो डिमांड बढ़ के मैंने कहां शिफ्ट कर दी? उसको राइट में शिफ्ट कर दिया, दिख रहा है? डी डैश, ठीक। अब वो सप्लाई को यहां पे कट कर रही है, मैं इसको ऐसे लेके आया, है ना। तो मैंने देखा कितना हो गया? 90 हो गया। तो मुझे बताओ, क्या डिमांड बढ़ने से, व्हेन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम्स ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है? आंसर इज यस। और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो बेटा हमारी करेंसी तो डेप्रिशिएट हो ही गई ना। 80 रुपीज पर डॉलर से 90 रुपीज पर डॉलर हो गया, तो हमारी करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट। सर क्वेश्चन क्या आता है? वो पूछता है इसका इंपैक्ट बताओ, वो पूछता है इसका इंपैक्ट बताओ किसके ऊपर? एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो बताओ एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? बेटा एक्सपोर्ट्स हमारे देश के बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूएस वालों के लिए खरीदना हमसे क्या हो गया? सस्ता हो गया। और बताओ, ठीक है, ये लो खत्म डेप्रिसिएशन। सर एप्रिसिएशन क्या है? एप्रिसिएशन है बेटा करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना। वो कब होती है? इधर आओ, ठीक है, इधर आओ, इसका रिवर्स कर दो। व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम्स ग्रेटर देन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो बेटा आज उल्टा होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी। सर क्या मतलब इस बात का? इस बात को इसी डायग्राम के अंदर देख लें, इस बात को इसी डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। आओ, मैं बोल रहा हूं बेटा, अब क्या हो रहा है? अब मान लो सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, हाँ, और सप्लाई ज्यादा हो गई। मान लो ये डिमांड कर्व एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखो वो पुराने डिमांड कर्व को यहां पे कट करेगी। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है एक्सचेंज रेट कितना हो गया मुझे बताओ? 80 से कितना हो गया? 70। तो यानी जब सप्लाई बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, ठीक। व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम्स ग्रेटर देन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर कम हो गया
तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। पहले वो $1 में 80 रुपए का सामान खरीद रहे थे, आज एक ही डॉलर में सिर्फ 70 रुपए का सामान खरीद पाएंगे। बेटा देख रहे हो, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रांग करेंसी हो रही है हमारी, है ना? क्लियर है बात? ठीक सर, इसका इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? बेटा यही तो दिक्कत है, बस इंपोर्ट बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे लिए उनसे खरीदना सस्ता हो जाता है, तो इंपोर्ट देश के बढ़ जाते हैं, तो इसका इंपैक्ट इंपोर्ट पे क्या आएगा? इंपोर्ट बढ़ते हैं। अच्छा, डेप्रीसिएशन का एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आता है? वो बढ़ते हैं। और एप्रीसिएशन का इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आता है? वो भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब उसके बाद डिवैल्यूएशन से कंपैरिजन कराते हैं। मान लो एक दिन 8 बजे बेटा मोदी जी आए, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आज से हम अपनी करेंसी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 80 रुपीज पर डॉलर से खुद ही अपनी मर्जी से 90 रुपीज कर रहे हैं। 80 रुपीज से हम सीधा कितने कर रहे हैं? 90 रुपीज। इधर आओ, 80 रुपीज से सीधा हम किस पे कर रहे हैं? 90 रुपीज पे। ये लो, अपनी मर्जी से। अगर अपनी मर्जी से करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं ना सरकार, ठीक है, तो उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। सर डीवैल्यूएशन और डेप्रीसिएशन में क्या डिफरेंस है? बेटा डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन में छोटा सा डिफरेंस है कि डेप्रीसिएशन डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है, बट डीवैल्यूएशन ऑफिशियल रिडक्शन होता है, सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद कम करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेटा इसको देखो, यहां पे मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑफिशियल रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिडक्शन। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सर इसको करते क्यों है? पहली बार कब करा? कर चुके हैं काफी टाइम, बट मेनली हमने इसको 1991 के अंदर करा है, 1991 के अंदर। ठीक है, लिबरलाइजेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो क्यों करा? ताकि हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़े, वो लोग हमसे खरीदें और हमारे पास बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता हुआ चला जाए। ठीक है सर, इसके साथ और कुछ भी होता है, इसके साथ रिवैल्यूएशन भी होता है। रिवैल्यूएशन इसका अपोजिट है। अब रिवैल्यूएशन क्या है? करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के इंक्रीज करना। तो ठीक है, यहां रिवैल्यूएशन वर्ड आएगा। वर्ड क्या आएगा यहां पे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का क्या मतलब है? रिवैल्यूएशन इज द ऑफिशियल इंक्रीज। सुन रहे हो बात को? अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के बढ़ा देना। ठीक है, तो मान लो 80 रुपीज पर डॉलर से आपने कितना कर दिया? आप बोल रहे हो भैया ज्यादा नहीं देंगे, हम कितना देंगे? सिर्फ 70 रुपए देंगे। ठीक है, लेना हो लो, नहीं लेना मत लो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन। बट जानबूझ के आप कर रहे हो अगर ये, है ना? ठीक। अच्छा, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन की खास बात है ये हमेशा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर करे जाते हैं। ये हमेशा कहां करे जाते हैं बेटा? फिक्स्ड, याद रखना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर होते हैं। बोलो, याद रहेगी बात? हाँ। और सर डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन बेटा वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर करे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मैनेज फ्लोटिंग। अब मैनेज फ्लोटिंग की बात करें तो बेटा मैनेज फ्लोटिंग एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड। सर हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? बताता हूं, जिसके अंदर दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है। बेटा मैनेज फ्लोटिंग ना फिक्स्ड को मिला दो प्लस फ्लेक्सिबल को मिला दो, है ना? दोनों को मिला दोगे तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। बोलो, कितनी सिंपल सी बात है ना? क्या बोलेंगे? मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। ये लो, कितनी सिंपल है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम प्लस फ्लेक्सिबल इज इक्वल्स टू मैनेज फ्लोटिंग। सर बट ये वर्क कैसे करता है? बेटा वर्क कैसे करता है? पूरे साल तो एक्सचेंज रेट क्या रहता है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, पूरे साल एक्सचेंज रेट क्या रहता है? फ्लेक्सिबल। बट जब करेंसी की वैल्यू कम होने लगती है तो थोड़े टाइम के लिए बेटा सरकार या आरबीआई इंटरवीन करती है और उसको फिक्स कर देती है ना? ताकि करेंसी की वैल्यू और नीचे ना जा पाए। ना तो पूरे साल फ्लेक्सिबल रहा, ना पूरे साल फिक्स रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग एक हाइब्रिड सिस्टम है जो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है, फिक्स्ड का भी और फ्लेक्सिबल का भी। क्या बात है, समझ में आ गई बात? तो ये था बेटा हमारा एक क्विक रिवीजन किसका? फॉरेन एक्सचेंज रेट का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं। ये जो कैप्सूल वीडियोस है बेटा ये दवाई का काम करेंगे, है ना? दवाई किस चीज की? बेटा बोर्ड्स में हमें अच्छी तरीके से सारी चीजें रिवाइज भी करनी है, कॉम्प्रीहेंसिवली पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियोस लाई जा रही है। तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब की वीडियोस कंप्लीट कैप्सूल की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई हैं। आप इनको देखो, बहुत अच्छे से प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई क्वेरी भी है तो कमेंट कर देना आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो कोई एड्रेस करी जाएगी। तो आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया बताओ? आज हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट कर लिया है। आई होप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब जगह फैला दो, सारे से सारे स्टूडेंट का फायदा होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय।